हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम टीपीए की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 40 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सो बेयर एक्ट को अगर हम देखें तो इस सेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, पहला पार्ट है यहाँ पर ये जो बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ लैंड, एंड सेकेंड पार्ट है ये बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन अनेक्स्ट टू ऑनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट। सो ये 2 पार्ट है इस सेक्शन के। एक एक पार्ट करके डिस्कस करते हैं हम। सीधा बेयर एक्ट पर जाएंगे तो समझ नहीं आने वाला। पहले फर्स्ट पार्ट जो है बेयर एक्ट से अलग डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे बेयर एक्ट पर। यूं ही सेकंड पार्ट पहले बेयर एक्ट से अलग डिस्कस करेंगे, फिर बेयर एक्ट पर आएंगे। यूं करके ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेक्शन हैज़ टू बी रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 11 क्या है? रिस्ट्रिक्शन रिपंगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अगर आपको सेक्शन 11 नहीं देखा, आपने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, पहले सेक्शन 11 जाके क्लियर कीजिए अपना, बिकॉज उसके साथ बिल्कुल लिंक करता है ये सेक्शन। वैसे मैं समरी दे देता हूँ सेक्शन की। उस सेक्शन में ये था कि आप अगर प्रॉपर्टी का एलिनिएशन करें, ट्रांसफ़र करें प्रॉपर्टी, तो आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, बट कंडीशन लगा सकते हैं अगर वो कंडीशन जो है ऑनर के बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए है। सेक्शन 11 आप जाके देख सकते हैं। तो इस सेक्शन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट पार्ट इस सेक्शन का क्या कहता है? जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 40 का, वो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल ओनर को इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑन विच ही हैड सोल्ड द पोर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी ड्यू टू ट्रांसफरी। एक ऑनर है प्रॉपर्टी का, उसने कुछ टर्म्स लगाकर, कुछ मान लीजिए कंडीशंस लगाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को जो है सेल की है। तो वो जो कंडीशंस लगाई गई है ना, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई हैं उस प्रॉपर्टी के यूज़ पर, उस राइट को यहाँ पर ये सेक्शन 40 का फर्स्ट पार्ट प्रोटेक्ट करता है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है ऑनर है, इज़ द ऑनर ऑफ प्लॉट एडजॉइनिंग ए रोड। ए यहाँ पर इस प्लॉट का मान लीजिए ओनर है। यहाँ पर उसका जो ये प्लॉट है वो रोड के साथ एडजॉइन होता है। ए यहाँ पर क्या करता है? ही कंस्ट्रक्ट ए हाउस ऑन दी हाफ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर इस पार्ट पर वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेता है, हाउस बना लेता है। हाउस हो गया यहाँ पर ये ए का, एंड द अदर हाफ एडजॉइनिंग द रोड इज़ लेफ्ट ओपन। एंड जो ये अदर हाफ है ना, ये जो रोड से ज्वाइन हो रहा है, ये ओपन रह जाता है, ये खाली रह जाता है। ऑन दिस प्लॉट, जो ये खाली प्लॉट रह गया, ही मेक्स ए 4 फीट वाइड पाथ टू रीच द रोड। यहाँ पर इस प्लॉट पर जो ए है 4 फीट चौड़ा, 4 फीट वाइड एक वे बनाता है ताकि वो रोड तक पहुँच पाए। ठीक है, ए जो है, ए की फैमिली और ए यहाँ पर इस वे को यूज़ कर रहे हैं रोड पे जाने के लिए। फिर क्या होता है? ए लेटर सेल्स दिस वैकेंट प्लॉट टू बी विद द कंडीशन दैट बी वुड नॉट बिल्ड ऑन दिस पाथ एंड विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सेस थ्रू दिस पाथ। कुछ टाइम बाद क्या होता है? ए जो है, ये जो खाली प्लॉट दिख रहा है ना, इसको सेल कर देता है बी को, एंड बी पर ये कंडीशन लगाता है कि बी जो है ना, इस जगह पर जहाँ से ए और उसकी फैमिली रोड से कनेक्ट होते हैं, इस पाथ पर जो बी है कुछ भी बिल्ड नहीं करेगा। इस एरिया पर जो बी है वो कुछ भी नहीं बनाएगा एंड ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं ए को और उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से आने जाने के लिए। बी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है इस कंडीशन को। कंडीशन जो है सेल डीड में लिखी जाती है। बी यहाँ पर इन फ्यूचर बाउंड होगा, लीगली बाउंड होगा इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए कि वो जो पाथ है, इस पाथ पर कुछ भी नहीं बनाने वाला। तो यहाँ पर क्या है? हेयर जब हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे, हेयर इट वुड बी डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू दिस प्रॉपर्टी एज थर्ड पार्टी। यहाँ पर बेयर एक्ट में ए की जो पोजीशन है यहाँ पर, वो एज अ थर्ड पार्टी बोली गई है। ही नाइदर हैज़ इंटरेस्ट इन इट नॉर हैज़ एनी ईजमेंट राइट। यहाँ पर ए का इस पूरे प्लॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज बी को तो उसने सेल कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं रहा, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ईजमेंट राइट नहीं है। बट उसका एक लीगल राइट है यहाँ पर कि वो कंपेल कर सकता है कि एक पर्टिकुलर मैनर में वो प्रॉपर्टी इंजॉय की जाए, जो कुछ टाइम पहले उसकी प्रॉपर्टी थी बट अब तो वो बी को ट्रांसफ़र हो चुकी है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो कंडीशन लगाई है ए ने बी पर कि वो इस पाथ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, वो जो है बी तभी बाउंड होगा जब इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल है। क्या? कि ही हैज़ नोटिस ऑफ दिस कंडीशन। बी के पास यहाँ पर नोटिस होना चाहिए। इस इलस्ट्रेशन में जो हमने डिस्कस करा, ए ने बी को ये कंडीशन बता दी थी, तो एक तरीके से नोटिस हो गया कि वो जो ट्रांसफ़र है उसने ट्रांसफ़री को बताना है, इस बारे में, उस कंडीशन के बारे में बताना है। या फिर वो जो बी है तब भी बाउंड हो जाता उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए व्हेन ही इज़ ए ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफरी। मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की होती, ए ने अगर बी को विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की होती, तब भी वो जो कंडीशन है उस पर बाइंडिंग होती।
तो यहाँ पर सेक्शन 40 के जो फर्स्ट पार्ट है उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। सो ये कह रहा है वेयर फॉर द मोर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ हिज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ए थर्ड पर्सन, जहाँ पर एक थर्ड पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए, ए थर्ड पर्सन हैज़, एक थर्ड पर्सन है एंड उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर उसका कोई भी ईजमेंट का भी राइट नहीं है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, पर वो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हैज़ ए राइट टू रिस्ट्रेन द एन्जॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ द लेटर प्रॉपर्टी। पर वो जो थर्ड पर्सन है उसके पास राइट है कि वो रिस्ट्रेन कर सके एन्जॉयमेंट, कि एक पर्टिकुलर मैनर बता सके कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। जो हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस करा है उसमें जो ए है उसका कोई राइट नहीं बनता, जो उसने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसके बाद उसका कोई राइट नहीं बनता उस प्रॉपर्टी पर। वो जो ए है उसी को यहाँ पर थर्ड पर्सन बोला गया है, जो उसने बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसके बाद उस प्रॉपर्टी में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता, कोई भी ईजमेंट का राइट नहीं बनता, बट उसका एक राइट बनता है कि उसने बी को रिस्ट्रेन कर दिया कि वो 4 फीट जो पाथ है ना उस पर कुछ भी नहीं बनाएगा बी, उसने रिस्ट्रेन कर दिया, एक पर्टिकुलर मैनर में कह दिया कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है, सच राइट और ऑब्लिगेशन मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट ए ट्रांसफरी विद नोटिस और ए ग्रेटिटस ट्रांसफरी ऑफ द प्रॉपर्टी इफेक्टेड देयर बाई। तो जो राइट या फिर ऑब्लिगेशन है ना वो एनफोर्स हो सकता है उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट जिसको नोटिस मिला है। मतलब नोटिस मिलने का मतलब ट्रांसफर ने ट्रांसफरी को बताया है उस कंडीशन के बारे में कि इस पर्टिकुलर मैनर में यूज़ करना है, वो होता है यहाँ पर नोटिस का मतलब। जैसे कि इलस्ट्रेशन में ए ने बी को कंडीशन बता दी थी तो वो नोटिस हो गया। तो राइट और ऑब्लिगेशन एनफोर्स हो सकता है जिसको उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट जिसको नोटिस मिला हो, या फिर ग्रेटिटस ट्रांसफरी के अगेंस्ट, मतलब उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट जिसको बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई हो, बट नॉट अगेंस्ट ए ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ सच राइट और ऑब्लिगेशन। बट वो जो राइट या फिर ऑब्लिगेशन है ना कि सामने वाले को कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मैनर में प्रॉपर्टी यूज़ करो, वो उसके अगेंस्ट यहाँ पर एनफोर्स नहीं हो सकता, जो कि ट्रांसफरी है फॉर कंसिडरेशन। मतलब उस ट्रांसफरी ने पैसे दिए हैं एंड उसको ट्रांसफरी को उस राइट या फिर ऑब्लिगेशन का नोटिस भी नहीं दिया गया, उसको एक कंडीशन बताई ही नहीं गई। बी ने यहाँ पर कंसिडरेशन मान लीजिए दिया होता बट ए ने उसको कंडीशन ना बताई होती, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट ये जो कंडीशन है वो एनफोर्स नहीं हो सकती थी। नॉर अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन हिज हैंड, वही मतलब हो गया कि ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफरी को वो कंडीशन के बारे में बता रहा है, वो नोटिस दे रहा है, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर वो कंडीशन एनफोर्स नहीं की जा सकती। तो जब नोटिस दिया या फिर जब ग्रेटिटस ट्रांसफ़र है तभी एक तरीके से रिस्ट्रेन किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट एक पर्टिकुलर मैनर में। सो फर्स्ट पार्ट हमने देखा, सेकंड पार्ट बिल्कुल ही ईजी है, पहले डायरेक्ट लैंग्वेज पर ना जाते हुए इसको अलग से डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट किस बारे में, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 40 रेफर्स टू सिचुएशन वेयर बी सेल्स दिस प्रॉपर्टी टू ए ट्रांसफरी सी। सेकंड पार्ट इस सेक्शन 40 का क्या कहता है, उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब वो जो बी है ना, ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की थी, आगे बी मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे सी को, तो ट्रांसफरी उस कंडीशन के बारे में अवेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि ए का जो वहाँ पर राइट ऑफ पाथ है, सी उस बारे में उस रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन के बारे में अवेयर हो भी सकता है, उसको ये नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेकंड पार्ट यहाँ पर इसका ये सिर्फ ये कहता है कि जो कंडीशन है ना सी पे तभी बाइंडिंग होगी जब उसके पास नोटिस है उस कंडीशन का, या फिर वो जो ट्रांसफ़र है वो ग्रेटिटस ट्रांसफर, या फिर ये बोल लीजिए जो सी जो ट्रांसफर है यहाँ पर वो ग्रेटिटस ट्रांसफर है, मतलब बिना कंसिडरेशन के उसने वो प्रॉपर्टी बी से ली है। बिल्कुल आसान बात है कि सी पे बाइंडिंग वो कंडीशन तब होगी या तो बी उस चीज़ का नोटिस दे, मतलब बी जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए उस प्रॉपर्टी को सी को बता दे, उस बारे में उस कंडीशन के बारे में बता दे, या फिर वो जो ट्रांसफ़र हुआ हो वो बिना कंसिडरेशन के हुआ हो तब वैलिड होगी। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फिर वो जो कंडीशन है सी पे बाइंडिंग हो जाएगी। सो इस जो सेकंड पार्ट है इसके हम डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। ये कह रहा है वेयर ए थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू दी बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक थर्ड पर्सन एंटाइटल है बेनिफिट के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, एंड वो जो बेनिफिट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से रिलेटेड है। ये थर्ड पर्सन यहाँ पर कौन है, ए की बात हो रही है यहाँ पर। जो हम इलस्ट्रेशन जो हमने डिस्कस करा, थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर ए आप सोच के चलिए, ए यहाँ पर एंटाइटल्ड है उस ऑब्लिगेशन के बेनिफिट के लिए,
बट नॉट अमाउंटिंग टू एन इंटरेस्ट देयर इन और ईजमेंट देयर ऑन। पर वो जो बेनिफिट है ना वो उस पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर उस पर्सन का कोई ईजमेंट नहीं है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में। यूं ही यहाँ पर ए का कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, ना ही उसका ईजमेंट का राइट बनता है। तो आगे वही वो जो राइट है फिर वो ऑब्लिगेशन वह एनफोर्स हो सकता है अगेंस्ट ए ट्रांसफरी जिसको नोटिस दिया हो, मतलब जिसको कंडीशन के बारे में बताया हो, और एक ग्रेटिटस ट्रांसफरी ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर वो जो ट्रांसफरी हो वो ग्रेटिटस हो विदाउट कंसिडरेशन वहाँ पे प्रॉपर्टी को एलिनिएट किया हो। बट अगर वो जो ट्रांसफर है उसने कंसिडरेशन दिया है, अमाउंट दिया है, एंड उसको नोटिस नहीं दिया उस बात का, उस राइट का, उस ऑब्लिगेशन का। सी ने अगर बी को कंसिडरेशन दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिए उस प्लॉट के, पर बी उसको नोटिस ही ना दे, कंडीशन के बारे में बताए ही ना, तो उसके अगेंस्ट वो जो ए का राइट है, ये थर्ड पर्सन का राइट है, वो एनफोर्स नहीं हो सकता। सो ये हमारा बेरेक्ट यहाँ पर होता है। इलस्ट्रेशन के साथ हमने डिस्कस कर लिया। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक पॉइंट और है यहाँ पर जो कि कोवेनेंट या फिर बोल लीजिए कंडीशन से रिलेटेड है। देखिए हमने इस जो सेक्शन है इसमें कंडीशंस के बारे में बात करी। कंडीशंस को कोवेनेंट भी बोलते हैं। कोवेनेंट्स जो हैं इसलिए इम्पोज किए जाते हैं ताकि ट्रांसफरर जो है बेटर इन्जॉयमेंट कर सके अपनी प्रॉपर्टी का। एंड इसके जो है 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है जिसको नेगेटिव कोवेनेंट या फिर नेगेटिव रिस्ट्रेन बोला जाता है, ये रिस्ट्रेन करते हैं, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट करने से। जो हमने इस सेक्शन में बात की है वो नेगेटिव कोवेनेंट के ही एग्जांपल हैं। जैसे कि ए जो है बी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं फिर रिस्ट्रेन करते हैं वो नेगेटिव कोवेनेंट्स कहलाते हैं। वहीं जो कंडीशंस या फिर कोवेनेंट ट्रांसफरी को कुछ करने के लिए बोलती हैं, दैट रिक्वायर द ट्रांसफरी टू डू पर्टिकुलर एक्ट, उनको बोला जाता है पॉजिटिव कोवेनेंट्स या फिर अफर्मेटिव कोवेनेंट्स। इनसे रिलेटेड एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेगेटिव कोवेनेंट का ये एग्जांपल है कि ए मान लीजिए एक प्लॉट सेल करता है बी को, जो कि उसके हाउस से एडजॉइनिंग प्लॉट है, उसके हाउस से लगता ही जो प्लॉट है, ए जो है बी को सेल कर देता है। एंड ए वहाँ पर एक कंडीशन डालता है ट्रांसफ़र डीड में, जिसमें ये लिखा होता है कि जो ट्रांसफरी है वो विंडोज़ नहीं बनाएगा ए के कोर्टयार्ड में देखने के लिए। ए यहाँ पर बी पे एक कंडीशन लगाता है कि जब भी तुम अपने इस प्लॉट में कुछ भी बनाओगे, मान लीजिए घर बनाएगा बी, तो ए यहाँ पर बी पे एक कंडीशन लगा देता है कि मेरे कोर्टयार्ड में देखने के लिए, मेरे आंगन में देखने के लिए तुम विंडो नहीं बनाओगे, मतलब इस साइड तुम विंडो नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर तुम बनाओगे तो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। तो ये जो कोवेनेंट है एक नेगेटिव कोवेनेंट है, ये रिस्ट्रेन करता है, इट रिस्ट्रेन दी ट्रांसफरी फ्रॉम डूइंग ए पर्टिकुलर एक्ट, कि इस डायरेक्शन में ए के कोर्टयार्ड में, ए के आंगन के साइड विंडोज़ नहीं बनानी है। वहीं एक पॉजिटिव कोवेनेंट का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वही ए है, वो सेल करता है बी को प्लॉट जो कि उसके हाउस से एडजॉइनिंग होता है, एंड बी पर वो कंडीशन लगा देता है कि बी जो है ना वो दैट ही मस्ट मेंटेन द फ्रंट लॉन सो दैट ए इज़ एबल टू एन्जॉय द ग्रीनरी। वो बी को कहता है कि जो फ्रंट लॉन है ना, तुम्हारा फ्रंट का जो आंगन है, तुम उसको मेंटेन करके रखोगे ताकि मैं ग्रीनरी इंजॉय कर सकूं। ए को मान लीजिए हरियाली पसंद है, आसपास बिल्कुल ग्रीनरी पसंद है, एंड वो ट्रांसफर डीड में कंडीशन डाल देता है कि बी जो है ग्रीनरी मेंटेन करेगा, अपना फ्रंट लॉन मेंटेन करेगा। अब ये जो कंडीशन है या फिर ये जो कोवेनेंट है ये एक पॉजिटिव कोवेनेंट है, बिकॉज बी की मनी लग रही है, यहाँ पर बी का पैसा लग रहा है। यहाँ पर ए ने कुछ करने के लिए बोला है कि फ्रंट लॉन मेंटेन करना है, तो ये पॉजिटिव कोवेनेंट हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस आता है। जो नेगेटिव कोवेनेंट है ना वो लैंड के साथ अटैच हो जाता है एंड लैंड के साथ ही चलता रहता है, पर वहीं जो पॉजिटिव कोवेनेंट है ना वो लैंड के साथ अटैच नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ए ने बी पर एक कंडीशन लगाई थी कि इस साइड जो है विंडोज़ बिल्ड नहीं करनी है मेरे आंगन में देखने के लिए। अब मान लीजिए बी उस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफ़र कर दे, बी उस प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी सी को ट्रांसफ़र कर दे, तो वो जो नेगेटिव कोवेनेंट है ना वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल हो सकता है, बिकॉज ये एक नेगेटिव कोवेनेंट है, ये अटैच हो जाता है लैंड से। वो जो कंडीशन है वो सी पे भी बाइंडिंग होगी, बट कब होगी ये हमने सेक्शन 40 में डिस्कस कर लिया। या फिर उसके पास नोटिस हो उस कंडीशन का, या फिर वो जो ट्रांसफ़र वो ग्रेटुइटस ट्रांसफ़र हो। पर वहीं वो जो पॉजिटिव कोवेनेंट था ना, फिर जो अफर्मेटिव कोवेनेंट था, वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में ही रहता है। ए ने बी को बोला कि फ्रंट लॉन मेंटेन करना है। अब आगे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी बी जो है सी को सेल करता है, थर्ड पार्टी किसी को भी सेल करता है, तो उस पर वो पॉजिटिव कोवेनेंट बाइंडिंग नहीं होगा। बेशक वहाँ बी जो है सी को नोटिस दे या फिर बेशक वो
ट्रांसफ़र जो हो ग्रेटुइटस ट्रांसफ़र हो, वो जो है थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग नहीं होने वाला। सो यहाँ पर एक डिफरेंस था जो समझना ज़रूरी था। सेक्शन 40 नेगेटिव कोवेनेंट के बारे में बात करता है कि नेगेटिव कोवेनेंट ही आगे प्रॉपर्टी के साथ अटैच होते हैं। सो इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेक्शन 40 कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा इसमें सेक्शन में कुछ नहीं है। मेरा मेन फोकस जो रहता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने पे रहता है। कुछ मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि केस लॉज मैं डिस्कस नहीं करवाता। देखिए, केस लॉज मैं बिल्कुल डिस्कस करवाऊंगा, पर उन सेक्शंस में जहाँ मुझे ज़रूरत दिखेगी कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप कितने मर्जी केस लॉ पढ़ लो। ये अगर आपको सेक्शन 40 अब समझ आ गया ना, बुक उठाओ, कितने मर्जी केस लॉ पढ़ो, सभी समझ आने वाले हैं आपको। सो इसके अलावा इस सेक्शन में और मैं नहीं मानता कि और कुछ करवाने की ज़रूरत है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।